वेरी गुड इवनिंग बच्चों। चलो बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बेटा किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले फटाफट से कंसेप्ट हम रिवाइज करके चलेंगे, देन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है बेटा, आपके पास पेपर और आरटीपीस के। बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर देखो, सबसे पहला कंसेप्ट क्या आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कंसेप्ट आता था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, एक प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या एक चेक जो पेएबल है आइदर टू ऑर्डर या बेरर को। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर तीन चीजें होती हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, एक रिटर्न प्रॉमिस होता है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को करता है कि वो एक सर्टेन सम ऑफ मनी देगा, ठीक है, टू अनदर पर्सन और एनी लीगल होल्डर ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब जैसे इसके अंदर क्या होता है बेटा, यहाँ से ना थोड़ा सा हम थ्योरी वाला कंसेप्ट भी कवर कर लेंगे। प्रोमिसरी नोट के अंदर क्या होता है कि जो मेकर होता है वो प्रॉमिस करता है पेई को कि भाई मैं अब 1 मंथ से आफ्टर डेट आपको पे करके चलूंगा, ठीक है, या जिसको आप कहोगे उसको पे करके चलूंगा पैसे 10 लाख रुपए से, विद इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है। अब पार्टीज टू प्रोमिसरी नोट के अंदर दो लोग होते हैं, एक मेकर और एक पे। मेकर वो पर्सन होता है जो राइट करता है, जो प्रोमिसरी नोट लिखता है, वो अंडरटेकिंग दे रहा है कि भाई वो पे करेगा, और पे वो पर्सन है जिसको पेमेंट करी जाएगी, क्रेडिटर्स हो गया, ठीक है, सेलर ऑफ गुड्स हो गए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट होता है राइटिंग के अंदर, जिसके अंदर एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जो मेकर साइन करता है एक सर्टेन पर्सन को डायरेक्ट करते हुए कि भाई तुम्हें इतना पैसा देना है, ठीक है, टू अ सर्टेन पर्सन और बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर बेटा हमारे पास क्या रहता है, जैसे इस वाले केस में मैंने ऑर्डर दिया दिव्यम को कि दिव्यम जो है वो आपने जो है क्या करना है, पेमेंट करनी है, ठीक है। 1 मंथ बाद आफ्टर डेट आपने मुझे पेमेंट करके चलनी है, कितने की, 5 लाख रुपए की। अब वर्किंग मॉडल कैसे काम करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, वर्किंग मॉडल बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कुछ ऐसे काम करेगा, ठीक है। एक्स ने क्या करा है, गुड्स बेचे बाय को, ये आपका पहला हो गया। वर्किंग मॉडल आपको पता होगा तो एंट्रीज में दिक्कत नहीं आएगी। एक्स ने गुड्स बेचे हैं वाई को 10 लाख रुपए के क्रेडिट के ऊपर। अब एक्स बेटा क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है जिसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं। उस डॉक्यूमेंट को ये भेजेगा किसको, वाई को। जब वाई इस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा तब वो ड्राफ्ट क्या बन जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन जाता है, और वो उसको वापस भेज देगा एक्स को। ठीक है। अब एक्स के लिए वाई डेटर है और वाई के लिए एक्स क्रेडिटर है। ये ड्राफ्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा। बीआर बनेगा एक्स के लिए और बीपी बनेगा किसके लिए बेटा, वाई के लिए। और बेटा हमेशा पूरे वर्ड्स लिखा करो, बिल रिसीवेबल या बिल्स पेबल। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर बेटा देखो तीन पार्टीज होती हैं, एक ड्रॉर होता है, एक ड्रॉई होता है, एक पेई होता है। ड्रॉर जो होता है वो मेकर ऑफ द बिल होता है, यानी वो पर्सन जो बिल बनाता है, लिखता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ड्रॉर। बेसिकली इस बरने पर्सन ने बेटा गुड्स सेल करे होते हैं, सेलर होता है। ड्रॉई वो पर्सन होता है जिसको ऑर्डर करा जाता है कि भाई आपको पे करने हैं, वो परचेजर होता है। और पेई वो पर्सन होता है जिसको राइट होता है अमाउंट रिसीव करने का बिल की। पर्सन जो होता है वो ड्रॉर खुद भी हो सकता है या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। अब एलिमेंट्स क्या क्या हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, एलिमेंट्स में सबसे पहला आता है, बिल्स के अंदर बेटा डेट होगा, प्लेस ऑफ बिल होगा, कितने टाइम का बिल है, टेन्योर लिख रखी होगी, अमाउंट होगी, स्टैंप होगी, ड्यू डेट होगी, पार्टीज का नाम होगा, ठीक है। फिर डेज ऑफ ग्रेस का एक बेटा एक कंसेप्ट आता है। डेज ऑफ ग्रेस का कंसेप्ट क्या है बेटा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि डेज ऑफ ग्रेस का एक कंसेप्ट होता है कि जहां पर भी एक टाइम बिल या प्रोमिसरी नोट होता है तो वहां पर 3 दिन ग्रेस के मिलते हैं, ठीक है। लेकिन डेज ऑफ ग्रेस वहां नहीं मिलेंगे जहां पर बिल जो है वो पेबल ऑन डिमांड है। जैसे अब मान लेते हैं किसी ने अगर बिल ड्रॉ करा है 1 फेब 2023 को, ठीक है, अब वो पेबल है 2 महीने बाद। तो बेटा काउंटिंग कैसे करते हैं, मंथ्स के अंदर मंथ्स ऐड करा जाता है। तो फेब के अंदर एक मंथ ऐड करोगे मार्च, मार्च में एक मंथ ऐड करोगे अप्रैल। तो बेटा वैसे डेट बनती है 1 अप्रैल 2023। लेकिन 3 दिन बेटा ग्रेस के मिलेंगे तो 3 दिन ऐड करके चलूंगा ग्रेस के, तो डेट क्या बन जाएगी, 4 अप्रैल 2023 डेट बन जाएगी। अब रूल्स की हम बात करके चलेंगे, अगर ड्यू डेट बिल का या नोट का मान लीजिए पब्लिक हॉलीडे है, और बट पब्लिक हॉलीडे है मतलब वो छुट्टी के बारे में बेटा पहले से पता होगा ना। तो बेटा उस केस में जो आपका प्रीवियस डे होता है, यानी प्रीसीडिंग बिजनेस डे होता है, वो बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ठीक है, ये आपकी अब नेशनल हॉलीडेज है। इवन जो संडेज होते हैं ना बेटा, वो भी क्या माने जाते हैं, जो ऑफिशियल गैजेट के अंदर छुट्टियां होती हैं या जो संडेज होते हैं वो भी पब्लिक हॉलीडे होती हैं। अब अगर मान लो ड्यू डेट से 15 अगस्त बन रही है, तो हमें बिल कब तक पे करना होगा, 14 अगस्त को। 26 जनवरी है तो कब पे करना होगा, 25 जनवरी को, समझ आया। लेकिन अगर मान लेते हैं ड्यू डेट जो है वो फॉल कर जाता है किसी इमरजेंसी हॉलीडे पे। अब एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, रिसेंटली क्या हुआ, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह जी, उनकी डेथ हुई, ठीक है। सपोज करो उनके शोक में ये अनाउंस कर देते हैं कि एक दिन की छुट्टी रहेगी। अब इस दिन की छुट्टी के बारे में पहले तो नहीं पता था ना, ये तो इमरजेंसी हॉलीडे अनाउंस हुई ना बेटा। अब ये जो इमरजेंसी हॉलीडे अगर अनाउंस हो गई है, तो इस केस के अंदर जो अगला दिन रहेगा वो आपका क्या रहेगा, वो ड्यू डेट बन जाएगा, ठीक है। डेज ऑफ ग्रेस वहां अलाउड नहीं होते जहां पर बिल्स पेबल ऑन डिमांड है।
ठीक है, या फिर बिल जहां पर पे करना है जैसे ही प्रेजेंट हो जाता है पेमेंट के लिए। अगर बिल पेबल आफ्टर डेट है तो पीरियड कहां से काउंट करा जाएगा, डेट ऑफ ड्राइंग से लेके उस बिल तक का। और अगर बिल पेबल आफ्टर साइट है तो पीरियड कहां से काउंट करा जाएगा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के चलना कि आफ्टर डेट लिखा है या आफ्टर साइट लिखा है। अगर आफ्टर साइट लिखा है तो जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ है उस दिन से काउंटिंग करके चलनी है। ठीक है, चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। बेटा अब एक ना एग्जांपल जरा डेज का देख लो। जैसे 30 मई को बिल ड्रॉ करा गया था और 45 डेज जो है आपका टर्म ऑफ बिल है, तो डेज कैसे काउंट करके चलोगे, मई में 31 दिन होते हैं तो मई का एक दिन जो बचा हुआ है, जून के 30 दिन, टोटल हो गए 31। मुझे कितने दिन और चाहिए, 14, तो क्या आ गया 14 जुलाई। 14 जुलाई के अंदर क्या ऐड करूंगा, 3 दिन, तो क्या आ जाएगा 17 जुलाई। ठीक है, अब यस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की हमें बात करके चलते हैं। बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज ऑनर हो रहा है ड्यू डेट के ऊपर। बेटा देखो, जो होल्डर ऑफ बिल होता है ना उसको चार ऑप्शन होते हैं। वो बिल को रिटेन करके रख सकता है, वो बिल को डिस्काउंट करा सकता है, वो बिल को एंडोर्स कर सकता है, या बिल को बैंक को भेज सकता है कलेक्शन के लिए। अगर वो बिल को रिटेन करके रख रहा है ड्यू डेट तक, तो एंट्रीज कैसे होती है। बेटा अगर गुड्स जब उसने क्रेडिट के ऊपर बेचे होंगे तो एंट्री होगी कस्टमर टू सेल्स। गुड्स अगर दूसरा पार्टी कौन सी होगी, ड्रॉई। ड्रॉई ने गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे ऊपर, परचेज टू सप्लायर। कहेंगे जहां पर बिल ड्रॉ करा गया है और एक्सेप्ट बाय ड्रॉई है वहां पर क्या होगा, ये एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। ये क्या एंट्री करेगा, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। कहेंगे ड्यू डेट के ऊपर अगर ड्रॉर जो है वो प्रेजेंट करता है बिल, ठीक है, और ड्रॉई पेमेंट कर देता है, तो क्या एंट्री हो जाएगी बेटा, यहाँ पर बैंक या कैश डेबिट हो जाएगा, बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल इसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, बैंक कैश क्रेडिट हो जाएगा। आई होप बेटा एंट्री सबको क्लियर है। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका डेटर बना था यहाँ पर। अब यहाँ पर डेटर खत्म हो गया और एक नया एसेट क्रिएट हो गया, बिल रिसीवेबल। जब उसकी पेमेंट मिल गई तो बेटा वो एसेट खत्म हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, लाइबिलिटी थी सप्लायर। अब क्रेडिटर खत्म हुआ तो बिल्स पेबल लाइबिलिटी बना। बिल्स पेबल की पेमेंट करी तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब बेटा अगला क्या आता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जब बिल जो है वो डिस्काउंट कराया जाता है बैंक से, तो बेटा उसको इस चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करो। अभी हाँ क्या होता है, ए जो है वो ड्रॉवर है, उसने उसने गुड्स बेचे बी को। ए ने ड्राफ्ट बनाया, बी ने एक्सेप्ट करा। अब बेटा ए को पैसों की जरूरत पहले थी, तो ए क्या कर सकता है, ए ना बैंक को अप्रोच कर सकता है, बिल लेके जाएगा बैंक के पास और बैंक से बेटा पैसे पहले ले लेगा। ठीक है, अब जब ड्यू डेट आएगी ना तो बैंक किसके पास जाएगा, बी के पास जाएगा। बी को बिल प्रेजेंट करेगा, बी उसको पेमेंट कर देगा। अभी हम वो केस करके चल रहे हैं जहां पर ओनर हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिस्काउंटिंग के टाइम पे क्या एंट्री कर देगा, ड्रॉर अपनी बुक्स के अंदर, ड्रॉर अपनी किताबों में एंट्री करेगा, बैंक को वो डेबिट करेगा, डिस्काउंट को वो डेबिट करेगा, और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा। ड्रॉई अपनी किताबों में बेटा कोई एंट्री पास नहीं करके चलेगा। ठीक है, इधर बैंक क्या करेगा, बिल डिस्काउंटेड जो है वो डेबिट करेगा। आपको बैंक की बुक्स करने की जरूरत वैसे है नहीं, तो उसको इस टाइम पे इग्नोर कर दो। ठीक है, मैंने वैसे क्लास में सिखाई थी, बट इस टाइम पे बैंक की बुक्स को इग्नोर करके चलो। अब ड्यू डेट पे क्या होगा बेटा, अब जब ड्यू डेट आएगी ना तो बैंक तो ड्रॉई के पास जाएगा। ठीक है, तो ड्रॉई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा। इतना समझो, ड्रॉई को कोई फर्क नहीं पड़ता ड्रॉर बिल के साथ क्या कर रहा है, कि उसको एंडोर्स कर रहा है, डिस्काउंट करा रहा है, बैंक को कलेक्शन के लिए भेज रहा है या रख रहा है। ड्रॉई जो है वो सीधी बात है, जिस दिन ड्यू डेट आएगी पेमेंट की उसकी ड्यूटी बनेगी, वो बिल्स पेबल टू बैंक एंट्री पास कर देगा। और डिस्काउंटिंग के टाइम पे बेटा जो है, जब बिल की पेमेंट होगी, अब जब ड्रॉर के पास बिल ही नहीं है, ठीक है, तो वो ड्रॉर जो है वो बिल ही नहीं है उसके पास, तो वो कोई एंट्री पास करके नहीं चलेगा। अब डिस्काउंट कैसे निकलता है बेटा, फेस वैल्यू ऑफ बिल लोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करोगे, अनएक्सपायर्ड ऑफ बिल से मल्टीप्लाई करोगे, 365 डेज से या 12 मंथ से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अनएक्सपायर्ड पीरियड का मतलब क्या होता है, सपोज करो बेटा 3 महीने का बिल था। अब 1 महीने बाद मैं बैंक के पास चला गया, मैंने बैंक से जाके डिस्काउंट करा लिया, तो अभी भी 2 महीने बचे हैं, तो 2/12 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। अब बेटा इसके ऊपर इलुस्ट्रेशन था। अब ये वाला इलुस्ट्रेशन इस टाइम आप लोग अपने लेवल पे देखना होगा, बाद में देख लेना। ठीक है, हम सीधा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करके चलेंगे। कहेंगे व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड एंड ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अब इसका देखो कंसेप्ट क्या है। सपोज करो बेटा ये है अजय, पहले यहां से शुरू करते हैं, साहिल, ठीक है, और दूसरा दोस्त कौन है, आयुष। साहिल ने बिल ड्रॉ करा आयुष के नाम का, आयुष ने बिल एक्सेप्ट करा, साहिल के लिए बीआर बनेगा, आयुष के लिए बीपी बनेगा। अब मैं कह रहा हूं, मान लेते हैं साहिल की किताबों में ना अजय जो है वो क्रेडिटर है, यानी अजय के पैसे देने हैं साहिल ने, और आयुष जो है वो डेटर है। अब साहिल ने क्या करा, ये बिल एंडोर्स कर दिए किसको, अजय को। तो साहिल क्या कहलाएगा, एंडोसर। अजय क्या कहलाएगा, एंडोसी। अजय की किताबों में साहिल डेटर होगा, बिल के ऊपर पीछे नोट पे लिख दिया जाएगा एंडोस टू अजय, वहां पर मेरे साइन हो जाएंगे। अब जब यहां पर ड्यू डेट आएगी ना तो अजय किसके पास जाएगा,
आयुष के पास जाएगा, आयुष को बिल देगा और आयुष अजय को पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस मॉडल वर्क्स। ठीक है, अब यहां पर क्या एंट्री होती है बेटा, जिस टाइम पे ड्रॉर जो है वो एंडोस करता है, तो वो क्या करेगा, क्रेडिटर या एंडोसी उसको डेबिट करेगा, और बिल रिसीवेबल एसेट उसका खत्म हो जाएगा, उसको क्रेडिट कर देगा। ड्रॉई अपनी बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एंडोसी अपनी किताबों में क्या करेगा, वो बिल रिसीवेबल को डेबिट करके चलेगा। ठीक है, और डेटर या ड्रॉर को क्या करके चलेगा, क्रेडिट करके चलेगा। ठीक है जी, वो डेटर या ड्रॉर को क्रेडिट कर देगा, क्योंकि उसकी किताबों में वो डेटर आ रहा होगा या उस ड्रॉर का नाम आ रहा होगा, और उसको बिल मिल गया, उसके लिए एसेट बन गया। अब जब ड्यू डेट आएगी तो ड्रॉर को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे जो ट्रांजेक्शन हो रही है अब वो ड्रॉई और एंडोसी के बीच में हो रही है। एंडोसी जो है वो क्या करेगा, बिल लेकर किसके पास जाएगा, ड्रॉई के पास। ड्रॉई उसकी पेमेंट कर देगा, तो ड्रॉई की तो लाइबिलिटी खत्म हो रही है, बिल्स पेबल टू बैंक, इसको पैसे मिल जाएंगे, बैंक टू बी आर, खत्म। अगला, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अगर बिल बेटा बैंक को भेजे कलेक्शन के लिए, अब ये देखो बेटा कहां पर होता है, जैसे मान लीजिए बेटा मेरा ना बिजनेस बहुत बड़ा है, और मैं ना इसी टर्म्स के ऊपर काम करता हूँ कि मैं ना बिल बनाऊंगा, और बिल बनाकर देता हूँ मैं, मतलब बी आर, सामने वाली पार्टी बिल एक्सेप्ट करेगी, मेरे लिए बी आर बनेगा और उसके लिए बीपी बनेगा। दिस इज हाउ आई वर्क्स। ठीक है, तो अब क्योंकि उस केस में सिक्योरिटी मुझे थोड़ी सी ज्यादा है कि डिफॉल्ट करने के चांसेस कम है। ठीक है, अब मेरे ना रोज के 10-12 बिल हो जाते हैं, तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन क्या है, कोई ना कोई बिल है जो ड्यू हो रहा है। अगर मैं बिल की कलेक्शन के लिए ही जाता रहूंगा, फिर तो बेटा काम हो लिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बैंक को बिल भेज देते हैं कलेक्शन के लिए। तो हम बैंक को सारे के सारे बिल दे देते हैं, कहते हैं कि बैंक आप हमारे बिहाफ पे ना कलेक्ट कर लेना। तो हम ड्रॉर अपनी बुक्स में एक एंट्री पास करेगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बी आर, जब वो बिल बैंक को भेजेगा। बैंक क्या करेगा, ड्रॉर के बिहाफ पे बिल कलेक्ट करेगा और ड्रॉई और ला के पेमेंट दे देगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देगा। ठीक है, बेसिकली जो हमारा बैंक के अंदर अकाउंट होगा, तो हमारा खाता क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट। ठीक है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पर हो सकता है कि बैंक कुछ कलेक्शन चार्जेस रखे, तो वो कलेक्शन चार्जेस यहाँ पर आ जाएंगे, यानी बैंक जो है कलेक्शन चार्जेस काट के मुझे पैसे देगा। ठीक है बेटा, अब अगला कंसेप्ट आता है रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट का मतलब क्या होता है, कि जहां पर आपको बिल के पैसे क्या मिल जाते हैं बेटा, पहले मिल जाते हैं। अब आपको यहाँ पर याद होगा, हमने क्लास के अंदर एग्जाम्पल लिया होगा, किसी ना किसी बच्चे को बेटा हमने पक्का जुआरी बनाया होगा। ठीक है, कि भी लॉटरी भी खेलता है, ड्रीम इलेवन में भी खेलता है, जुआ में भी इन्वॉल्व है बेटा। ठीक है, अब उसकी क्या हो गई, लॉटरी निकल गई। अब लॉटरी निकल गई तो वो कहता है कि भाई मेरी ड्यू डेट जो है वो बाद में है, लेकिन मैं बिल की पेमेंट पहले करना चाहता हूँ। अब अगर वो बिल की पेमेंट बेटा मुझे पहले आकर कर रहा है, तो वो क्या एंट्री अपनी किताबों में करेगा, बिल्स पेबल डेबिट करेगा, बैंक को क्रेडिट करेगा। मेरी किताबों में क्या होगा, बैंक डेबिट हो जाएगा, बिल सिबिल क्रेडिट होगा। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज सोच के देखो, ये पैसे मेरे को आने थे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। ठीक है, ये पैसे मेरे को पहले आ गए, तो वो मेरे को कहेगा कि देखो यार मैं पैसे आपको पहले दे रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा मेरे को डिस्काउंट दे दो। तो यहाँ पर हम जिसको डिस्काउंट दे रहे हैं ना, वो रिबेट है। ठीक है, तो इसके लिए वर्ड रिबेट भी यूज कर देते हैं, डिस्काउंट भी यूज कर देते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। तो रिबेट डेबिट हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि इसके लिए वो लॉस है दिखेगा, और इसके लिए वो इनकम है, तो वो रिबेट को क्रेडिट करके चलेगा। रिबेट को निकालने का वही तरीका जो डिस्काउंट को निकालने का तरीका था, जितना अनएक्सपायर्ड पीरियड है डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स और 365 डेज, अमाउंट ऑफ बिल इंटू रेट बाय 100। बेटा अगला कंसेप्ट आता है डिसऑनर ऑफ बिल का। डिसऑनर ऑफ बिल का कंसेप्ट क्या है, कि जहां पर बिल ऑनर नहीं हो रहा ड्यू डेट के ऊपर, यानी ड्यू डेट के ऊपर उसकी पेमेंट नहीं हो रही। अब यहाँ पर अलग अलग केसेस के अकॉर्डिंग एंट्रीज करेंगे। बिल जो है वो रिटेन करा हुआ था ड्यू डेट के ऊपर, और डिसऑनर हो गया मेच्योरिटी पे। देखो बेटा, जिस टाइम पे सेल हुई होगी, एंट्री क्या करी होगी इसने, ड्रॉय टू सेल्स, इसने करी होगी परचेज टू ड्रॉ। जब बिल एक्सेप्ट हुआ होगा, ये क्या एंट्री करेगा, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई, ये एंट्री करेगा ड्रॉज टू बिल्स पेबल। ठीक है, अब जिस टाइम पे बेटा बिल डिसऑनर हुआ, तो ये जो बिल रिसीवेबल इसका एसेट था, क्या एसेट खत्म हो गया, तो ये क्या करेगा, इसको क्रेडिट करेगा। ये ड्रॉई को फिर से डेटर बनाएगा, तो ड्रॉई को क्या करेगा, डेबिट करेगा। ड्रॉई अपनी किताबों में क्या कहेगा, कि भाई मेरी लाइबिलिटी बिल्स पेबल खत्म हो गई, तो वो बिल्स पेबल को डेबिट करेगी, और कहेगा फिर से जो ड्रॉर है ना, वो हमारा लाइबिलिटी बन गया, क्रेडिटर बन गया, तो ये ड्रॉर को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। ठीक है बच्चे, क्या यहां तक क्लियर है सभी को, यस आगे बढ़ सर। सकता हूँ। यस सर। अगला कंसेप्ट क्या है, बिल डिस्काउंटेड हुआ है और डिसऑनर्ड हुआ है मेच्योरिटी पे। अगर बेटा बिल डिस्काउंट हुआ है और डिसऑनर हो रहा है मेच्योरिटी पे, तब क्या होगा। बेटा ये ड्रॉर है, ये ड्रॉई है। ड्रॉर ने क्या करा है, वही ड्राफ्ट बनाया होगा, इसने एक्सेप्ट करा होगा, इसके लिए बी आर है, इसके लिए बीपी है, ये इसने जाके बैंक में डिस्काउंट कराया होगा। ठीक है, अब हुआ क्या, जब बैंक गया ड्रॉई के पास, ड्रॉई मुकर गया, ड्रॉई कहता मैं तो पैसे नहीं देता। ठीक है, तो यहां पर बिल हो गया डिसऑनर। अब बैंक जो है
बेटा वो पैसे किससे रिकवर करेगा? बैंक मुझसे पैसे रिकवर करेगा, यानी ड्रॉर से पैसे रिकवर करेगा, और बैंक में से पूरा पैसा रिकवर करेगा। क्योंकि यहां पर सपोज करो 10,000 रुपए का बिल था और हमने डिस्काउंट कराया था, ठीक है? तो मान लेते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस 500, तो 9500 बैंक ने मुझे दिए होंगे पहले। लेकिन बैंक को तो ड्यू डेट के ऊपर पूरे 10 ही मिलने थे ना। अब ड्यू डेट पे ड्रॉइंग मुकर गया तो बैंक मेरे से पैसे लेगा, तो बैंक मेरे से पूरे 10,000 रुपये लेगा, ठीक है? अब यहां पर बेटा देखो कैसे एंट्रीज होती हैं। ड्यू डेट के ऊपर मुझे बैंक को पैसा देना पड़ेगा, तो टू बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है? ड्रॉई को मैं डेबिट करूंगा, बाय, क्योंकि मैं ड्रॉई से रिकवर करूंगा फ्यूचर में अमाउंट, तो मैं उसको डेटर बना रहा हूं, ठीक है? ड्रॉई अपनी किताबों में क्या करेगा? बिल्स पेबल टू ड्रॉर। बिल अगर एंडोर्स करा है ड्रॉर ने और डिसऑनर हुआ है ड्यू डेट के ऊपर, ठीक है, तो इस केस के अंदर देखो कैसे एंट्री होगी। इस केस के अंदर अगर एंट्रीज की बात करके चलें बेटा, जब डिसऑनर होगा, ठीक है, हुआ क्या होगा, जो एंडोसी है वो गया होगा ड्रॉई के पास। ड्रॉई कहता मैं तो पैसे नहीं देता, तो ड्रॉई की किताबों में बिल्स पेबल जो है वो लाइबिलिटी तो खत्म हो गई। लेकिन ही वॉज लाइबल टू पे टू ड्रॉर ओनली, तो वो ड्रॉर को फिर से क्रेडिटर बनाएगा। जो एंडोसी था उसने पैसे लेने थे, ठीक है, तो वो उसने जिसने उसे बिल दिया था उसको फिर से डेटर बनाएगा या एंडोसर को फिर से डेटर बनाएगा, और बीआर एसेट खत्म हो जाएगा उसकी किताबों में। और जो ड्रॉर है वो क्या करेगा बेटा? वो कहेगा भाई ड्रॉई से पैसा लेना है और एंडोसी या क्रेडिटर को पैसा देना है, ठीक है? अगला, बिल सेंट फॉर कलेक्शन बाय ड्रॉर एंड डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। बिल सेंट फॉर कलेक्शन बाय ड्रॉर है और डिसऑनर हो रहा है ड्यू डेट के ऊपर, तब क्या करेंगे? तो बेटा यहां पर जब बिल बैंक को भेजा था तब उस टाइम पे ड्रॉई ने कोई एंट्री पास नहीं करी थी, इसने एंट्री करी थी बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल। अब जब यहाँ पे ड्यू डेट आएगी तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि बिल वापस आ जाएगा ना वो। तो ड्रॉई टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन और बिल्स पेबल टू ड्रॉ। अगला कंसेप्ट बेटा आता था नोटिंग ऑफ बिल का। अब नोटिंग ऑफ बिल का क्या चीज है, या नोटिंग चार्जेस का क्या बिल होता है? बेटा यहाँ पर आपको एग्जांपल याद आ रहा होगा कि मैं पैसे लेने भेज मैंने अपने स्टाफ को भेजा, ठीक है, तो स्टाफ को वेट करा के रखा। फिर उसके बाद दोबारा से मैंने कुछ टाइम बाद स्टाफ को भेजा, तो उसके पीछे बेटा कुत्ते छोड़ दिए थे, है ना? कुटाई कर यस दी सर। उसकी, बेसिकली सर। पैसे नहीं दे रहे। याद आ रहा है? तो यहाँ पर यस बेटा देखो सर। होता क्या है कि ड्रॉर जो होता है बेटा वो ड्यू डेट के ऊपर बिल प्रेजेंट करता है ड्रॉई को। ड्रॉई जो है वो पैसे देने से मना कर देता है, ठीक है? अब यहां पर होगा क्या कि अगर मैं यहां पर लीगल केस फाइल करता हूं तो हो सकता है कि ड्रॉई ना ये प्रूव कर दे कि भाई मैंने ढंग से बिल प्रेजेंट ही नहीं करा था, कि भाई ड्रॉई कह रहे मैं तो पैसे देने के लिए रेडी था, इन्होंने ढंग से बिल ही प्रेजेंट नहीं करा। तो हम क्या करते हैं, वहां पे नोटिंग करा के चलते हैं बिल की। तो मैं क्या करूंगा, मैं नोटरी पब्लिक को बिल दूंगा। नोटरी पब्लिक जो है वो मेरे बिहाफ पे बिल प्रेजेंट करेगा ड्रॉई को, यानी ड्रॉर के बिहाफ पे। अब यहां पर हो सकता है कि देखो नोटरी पब्लिक क्या है, एक सरकारी बंदा है, ठीक है? अब सरकारी बंदा जब आएगा तो वो उसको जरूरी नहीं है कि ड्रॉई मना कर पाए, तो ड्रॉई जो है हो सकता है उसको पैसा दे दे। अगर ड्रॉई उसको पैसा दे देता है तो नोटरी पब्लिक मुझे आके पैसा दे देगा। लेकिन अगर मान लो ड्रॉई उसको भी पैसे देने से मना कर देता है, तो ऐसे केस के अंदर बेसिकली नोटरी पब्लिक ये फैक्ट नोट कर लेगा कि बिल जो है वो क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है, ठीक है? अब नोटरी पब्लिक जो है ये इस चीज के कुछ एक चार्जेस लेकर चलता है, उसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। अब नोटिंग चार्जेस ध्यान रखना, वो एक्सपेंस होता है ड्रॉई का, क्योंकि ड्रॉई से अल्टीमेटली रिकवर कर जाते हैं। अगर ड्रॉई पैसे दे देता तो ये नोटरी पब्लिक वाले के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये जो खर्चा हुआ है ये सिर्फ ड्रॉई के चल वजह से हुआ है, तो ड्रॉई का अल्टीमेटली एक्सपेंस है ये। नोटिंग चार्जेस इनिशियली कौन पे करके चलेगा? जो होल्डर ऑफ द बिल होता है, ठीक है? अगर मान लो बिल रिटेन करके रखा है तो ड्रॉर इज द होल्डर ऑफ द बिल। बिल बैंक को भेजा था कलेक्शन के लिए, तो वहां पर बैंक है, ठीक है? डिसओनर हुआ था तो वहां पर क्या है, सॉरी डिस्काउंट कराया था तो बैंक है, एंडोस कराया था तो एंडोसी है, तो वो क्या बन जाएंगे? होल्डर। अल्टीमेटली अमाउंट किससे रिकवर कर जाता है? ड्रॉई से। और ये वाला अमाउंट किस में पे कर जाता है? कैश में, ठीक है? अब नोटिंग चार्जेस देखो बेटा, अगर ड्रॉर ने खुद से पे करे हैं तो वो ड्रॉई से रिकवर करेगा, तो ड्रॉई को डेबिट करेगा भाई तेरे से पैसा लेना है, और कैश को क्रेडिट करेगा। ड्रॉई अपनी किताबों में कहेगा नोटिंग चार्जेस मेरा खर्चा, ड्रॉर को पैसा देना है। नोटिंग चार्जेस अगर एंडोसी ने पे करे तो ड्रॉई अपनी किताबों में क्या करेगा? ड्रॉर अपनी किताबों में ड्रॉई को डेबिट करेगा, भाई इससे पैसा लेना है और एंडोसी को पैसा देना है, ठीक है? ड्रॉई अपनी किताबों में सेम एंट्री रखेगा कि नोटिंग चार्जेस डेबिट और ड्रॉर क्रेडिट। नोटिंग चार्जेस अगर बैंक ने पे करे हैं तो वो ड्रॉई को डेबिट करेगा ड्रॉर, और बैंक को क्रेडिट करेगा क्योंकि जेब से पैसा गया, क्योंकि इनिशियली बैंक ने पैसा दिया होगा।
ये एंट्री सेम ही रखेगा। इसके लिए नोटिंग चार्जेस खर्चा है, और आपका जो है ड्रॉर जो है वो क्या है, लाइबिलिटी बन गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ सकते हैं बच्चे। यस सर। चलो, ये एग्जाम्पल बेटा हमने क्लास में बड़े अच्छे से करे हुए हैं, तो प्लीज इनको अब एक बार आप लोग देख लेना, रिवाइज हो जाएगा एक बार कंसेप्ट। ठीक है, मैं सीधा आईसीआई के क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। अगला कंसेप्ट आता था बेटा रिन्यूअल ऑफ बिल का। बेटा रिन्यूअल का कंसेप्ट क्या होता है? बेटा कई बार ऐसा होता है कि जो ड्रॉई होता है ना, उसको दिख जाता है कि भाई वो पेमेंट पूरी कर नहीं पाएगा, या पेमेंट जो है वो ड्यू डेट के ऊपर नहीं कर पाएगा। तो वो ना ड्रॉर के पास आता है, ड्रॉर को रिक्वेस्ट करता है, या जिस दिन भी बिल प्रेजेंट हो रहा होता है उस दिन रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि देखो भाई मैं तुम्हें ना पूरी पेमेंट नहीं कर सकता, तो एक काम कर दो यार, नया बिल बना दो। तो उस केस के अंदर बेटा पिछला बिल जो है वो म्यूचुअली डिसाइड करके कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, पार्ट पेमेंट जो है वो कैश में कर सकता है कौन? ड्रॉई कर सकता है। इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा एक्सटेंडेड पीरियड के लिए। सपोज करो पहले बिल था 3 महीने के लिए, अब वो कहता है कि भाई मुझे 2 महीने और चाहिए, तो जो 2 मंथ्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना, 2 महीने बाद जो पेमेंट आएगी ना, इस 2 महीने का इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करा जाएगा। ठीक है, एक नया बिल ड्रॉ करा जाएगा और एक्सेप्ट करा जाएगा। अब यहाँ पर एंट्रीज कैसे होती हैं? देखो बेटा, जिस टाइम पे पुराना बिल कैंसिल करा जाएगा तो वो बिल्कुल वैसे है जैसे डिसओनर की एंट्री करते। ड्रॉई डेबिट होगा ड्रॉर की किताबों में, वो फिर से क्या बनने वाला है, डेटर। बीआर खत्म करेंगे। ठीक है, बुक्स ऑफ ड्रॉई के केस में क्या होगा, उसकी लाइबिलिटी खत्म हो रही है लेकिन ड्रॉर उसका फिर से क्रेडिटर बन रहा है। इंटरेस्ट की बात करके चलते हैं फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड। बेटा अब यहाँ पर क्या है, जो एक्सटेंडेड पीरियड है उसमें दो चीजें हो सकती हैं इंटरेस्ट के लेकर। एक है कि इंटरेस्ट हमें कैश में मिल गया। अगर इंटरेस्ट देखो कैश में मिल जाता है तब तो बहुत बढ़िया, वहां पर कैश टू इंटरेस्ट एंट्री हो जाएगी। लेकिन दूसरा केस हो सकता है कि इंटरेस्ट कैश में ना मिले। ठीक है, अगर इंटरेस्ट कैश में मिला है तो ड्रॉई ने इंटरेस्ट पे करा होगा, उसके लिए खर्चा है तो इंटरेस्ट टू कैश एंट्री करेगा। इसके लिए इनकम है, ये इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा। अगर इंटरेस्ट कैश में रिसीव नहीं हुआ है तो उस केस में ड्रॉई से पैसा लेना है इंटरेस्ट का, तो ये ड्रॉई टू इंटरेस्ट करता है। इसने अगर इंटरेस्ट कैश में नहीं पे करा तो ये लिखेगा ना कि भाई ड्रॉर को पैसा देना है, तो इंटरेस्ट को डेबिट करेगा खर्चे के तौर पे, और ड्रॉर को क्रेडिट कर देगा कि ठीक है भाई ड्रॉर को क्या करना है, इंटरेस्ट जो है वो देना है। अब जब रिन्यूअल बिल मिलेगा उस टाइम में बीआर डेबिट हो जाएगा, ड्रॉई क्रेडिट हो जाएगा। रिन्यूअल बिल यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा ये, तो ड्रॉर टू बीपी वही नॉर्मल एंट्री हो जाएगी। नाउ दिस इज ऑब्वियस कि अगर इंटरेस्ट जो है वो कैश में नहीं मिला है तो जो नया बिल बनेगा वो इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड करके बनेगा। ठीक है बेटा, अब अगला कंसेप्ट आता है इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई का। इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई के अंदर क्या होता है बेटा, इस केस के अंदर सबसे पहले जो डिसऑनर ऑफ द बिल होता है ना, हम उसको रिकॉर्ड करके चलते हैं जैसे आपने पहले कहा। अगर ड्रॉई से कोई भी अमाउंट रिकवर हो जाएगा हम उसको रिकॉर्ड करके चलेंगे, और जितना आपका अनपेड अमाउंट होता है वो बैड डेब्ट की तरह दिखाएगा ड्रॉर, और ड्रॉई डेफिशिएंसी की तरह दिखा के चलेगा। तो यहाँ पर जब डिसऑनर होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉई टू बी आर, बीपी टू ड्रॉर। एंड बेटा दिस वाज द कंसेप्ट जिसके अंदर बहुत बच्चों ने एंट्रीज गलत करी हुई थी टेस्ट के अंदर। ठीक है, ड्रॉई टू बी आर एंड बीपी टू ड्रॉर। फाइनल डिविडेंड जब मिलेगा तो ये कैश को डेबिट करेगा, बैड डेब्ट को डेबिट करेगा, ड्रॉई को क्रेडिट करेगा। ये क्या करेगा, ड्रॉर को डेबिट करेगा क्योंकि उसको पेमेंट करी है, कैश जाएगा जितना दे दिया बाकी डेफिशिएंसी के अंदर। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट आ जाता है वो आ जाता था हमारा अकोमोडेशन बिल का। अब अकोमोडेशन बिल को समझने के लिए सीधा एग्जांपल से समझेंगे। अकोमोडेशन बिल के अंदर क्या होता है बेटा, अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, सहूलियत। अकोमोडेशन का अगर मुझे आपको एक मीनिंग देना हो आई वुड से सहूलियत, है ना। अब मान लेते हैं बेटा कि दो दोस्त हैं, दोनों दोस्तों के पैसों की जरूरत है। एक्चुअल में इनके बीच कोई ट्रेड नहीं हो रहा, एक्चुअल में कोई सेलर सेलर बायर नहीं है, ना गुड्स बेचे ना गुड्स खरीदे, बट दोनों के पैसों की जरूरत थी। दोनों कहते हैं यार साहिल सर ने ना हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट पढ़ाया था, एक काम करते हैं। मान लेते हैं दो दोस्त हैं एक्स और वाई। एक्स कहता है कि यार मैं ना बिल बना दूंगा, वाई तू ना बिल एक्सेप्ट कर लियो। फिर मैं ना बैंक के पास जाऊंगा और बैंक के पास जाके ना डिस्काउंटिंग करा लूंगा। ठीक है, हम 3 महीने का बिल बना देंगे। मैं बैंक के पास इमीडिएटली जाके डिस्काउंटिंग करा लूंगा, आधे पैसे तुझे दे दूंगा मैं, ठीक है, और आधे पैसे मैं रख लूंगा। ठीक है, कहते देख जब ड्यू डेट आएगी तो ड्यू डेट पे क्या करेंगे, अब क्योंकि डिस्काउंट कराया हुआ है तो बैंक तेरे पास आएगा, तू बैंक को पैसे दे देना। बैंक के तेरे पास आने से पहले जो मेरा हिस्सा होगा मैं तेरे को वापस कर दूंगा, तो बैंक तेरे को पैसे दे देगा। अब सीधी बात है बेटा, जब यहाँ पे डिस्काउंटिंग कराई तो कुछ तो देखो, जो डिस्काउंट है वो तो टोटल अमाउंट के ऊपर है ना। अब डिस्काउंट इज ऑन द टोटल अमाउंट। नाउ इट इज ऑब्वियस कि वो जब पूरा अमाउंट एक्स लेकर नहीं जा रहा तो एक्स क्यों बेयर करे पूरा,
तो कुछ डिस्काउंट का खर्चा वाई बेयर करेगा। अब नाउ इसके अंदर सिचुएशन कैन अराइज कि ऐसा सर्कमस्टांस बन सकता है कि जिस टाइम पे पेमेंट करनी थी, मान लेते हैं कि एक्स के पास पैसे ही नहीं थे देने के लिए, ठीक है। तो अब इस केस में वाई ने नया बिल बनाया जो एक्स ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब वाई ने जाके डिस्काउंट करा लिया, ठीक है। सो दिस वे बेटा चीजें जो है वो आगे चल सकती हैं कि चलो वो डिसऑनर हो गया, नया बिल बना लिया, तो वो मिक्स मैच करके वो चीजों को दे देगा। अब वो कह रहे हैं म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ हिमसेल्फ एंड वाई के लिए एक्स ने ड्रॉ करा है अपॉन वाई अ बिल ऑफ 6,000 एट 3 मंथ्स ऑन 1 जुलाई 2021, ठीक है। वाई ने बिल एक्सेप्ट करा और रिटर्न कर दिया एक्स को, जिसने बिल डिस्काउंट करा इमीडिएटली 6% पर एनम पे। बेटा इस चैप्टर में डेट्स का प्लीज ध्यान रख के चलना, अगर आप डेट गलत लिखते हो तो बेटा वो मार्क्स काटते हैं। जो इस बार मेरे पास कुछ एक शीट्स आई थी, मैंने वहां देखा था कि उन्होंने फुल मार्क्स नहीं दे रखे थे अगर एंट्री गलत थी डेट की, उन्होंने मार्क्स जो है वहां पर क्रॉस करा होता है कि डेट गलत है। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट एक्स एंड वाई शेयर द प्रोसीड्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या बेटा, एक्स ने बिल बनाया 6,000 रुपए का 1 अप्रैल 21 को, वाई ने एक्सेप्ट करा, रिटर्न कर दिया, डिस्काउंट करा लिया एक्स ने, ठीक है, 6% पर एनम पे। अब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कहते हैं 2:1 के रेशियो में उन्होंने बांध दिया। मेच्योरिटी के ऊपर एक्स ने क्या कर दिया, बिल जो है वो रिमिट कर दिया अमाउंट वाई को, जिसने बिल ऑनर कर दिया। अब एंट्रीज कैसे होंगी, जब एक्स ने बिल बनाया होगा, ठीक है, तो ये एंट्री करेगा BR टू वाई, वाई करेगा X टू BP, 6,000 6,000। अब एक्स बैंक के पास जाएगा डिस्काउंट कराएगा, तो बैंक डिस्काउंट टू BR, ठीक है। वाई इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेगा। अब 2:1 की हिस्सेदारी थी, ठीक है। अब 2:1 की अगर हिस्सेदारी है तो सीधी सी बात है कि 1/3 हिस्सा वाई को दिया जाएगा। तो वाई को कहेंगे कि भाई 2,000 तू रख। इसमें से देखो अब डिस्काउंट था 90 का, 90 का डिस्काउंट 6,000 के पीछे है, ठीक है, या मैं ऐसा बोलूं टोटल अमाउंट के पीछे है, जिसमें से 2/3 जो एक्स रख रहा है 1/3 वाई का है। तो हम कहेंगे भाई 1/3 डिस्काउंट अब आप बेयर करो। तो हम एक्स से डिस्काउंट की रिकवरी करेंगे उसके हिस्सेदारी की, 1/3 हिस्से की। बाकी आपका बैंक में चला गया, ये कहेगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एक्स। अब 4 जुलाई को यानी जब ड्यू डेट आएगी, तो उस टाइम पे देखो क्या होगा, उस टाइम पे ये वाई को अपने हिस्से का पैसा दे देगा वाई टू बैंक। ऐसा क्यों, क्योंकि बैंक तो अब वाई के पास जाके रिकवर करेगा ना, ये बैंक से ये एक्स से पैसे रिकवर करेगा और ये बिल की क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा, बिल्स पेबल टू बैंक, खत्म। अब बेटा वो इसके अंदर ट्विस्ट डालते रहेंगे कि भाई बिल डिसोनर हो गया, ठीक है, नया बिल बना दिया, तो वो चीजें बेटा इसके अंदर आती रहेंगी। ये आपका बेटा पूरा का पूरा कंसेप्ट है। उसके अलावा बेटा कुछ एक सिंगल एंट्री वाले क्वेश्चंस होते हैं, एक एक ट्रांजैक्शन दे देते हैं, वहां पर आपको स्पेसिफिक एंट्रीज पास करनी होती है। तो बेटा ये आपका पूरा का पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट था जो हमने कवर कर लिया। बेटा नाउ वी सर एक विल बार डिस्काउंट कैलकुलेटर वाली ट्रांजेक्शन दिखा दो। बच्चे वो आपके क्वेश्चन के साथ कवर हो जाएगी। डिस्काउंट कैलकुलेट वाली कह रहे हो ना कि डिस्काउंट यस कैसे सर। कैलकुलेट होगा, वो आपकी बेटा क्वेश्चन के साथ कवर हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। ओके सर। ठीक है जी। तो बेटा अब हम क्या करके चलेंगे, कुछ आईसीआई के क्वेश्चंस जो हैं बेटा वो कवर करके चलेंगे। देखो इसका स्टडी मटेरियल बच्चे प्लीज अच्छे से कर लेना। स्टडी मटेरियल के अंदर एक जॉर्ज और हैरी वाला क्वेश्चन था, याद है? तो जॉर्ज हैरी वाला क्वेश्चन बेटा प्लीज देख जाना, उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली काफी कंसेप्ट आपका कवर हो जाता है, ठीक है। नाउ आई विल बी टेकिंग अप सम क्वेश्चंस। सो आपके सामने मैं फाइल लेकर आता हूँ, फिर हम फटाफट से क्वेश्चंस को बेटा सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा अब आप लोगों के सामने क्वेश्चंस हैं। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आरटीपी जनवरी 2025 का, बेटा मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। बेटा इस क्वेश्चन को हम इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर क्यों डाल रहे हैं, बेटा एक बार कंफर्म करना, वन नोट ही है ना आप लोगों के सामने? यस सर। ओके बेटा इस क्वेश्चन को हम इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं उसका आप कारण समझो। बेटा आपके सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, ठीक है। आपके इंस्टीट्यूट ने क्या करा बेटा, ये क्वेश्चन ना +1 की बुक से उठा लिया है। +1 की बुक के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर भी जीएसटी का कंसेप्ट था। आपकी बुक के अंदर आरटीपी पास पेपर किसी में जीएसटी के साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं पूछा गया था, इन्होंने इस बार की आरटीपी के अंदर पूछ डाला, ठीक है। तो आपका जीएसटी बेटा स्ट्रांग होना चाहिए, थोड़ा सा अकाउंटिंग फॉर जीएसटी वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए, उसकी एंट्रीज करते कैसे हैं, मींस दे कैन मिक्स विद अदर क्वेश्चन अदर चैप्टर एज वेल, डेप्रिसिएशन के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, 1 अप्रैल 2024 को एक्स ने गुड्स बेचे हैं वाई को 25,000 प्लस आईजीएसटी के, और दो बिल बनाए हैं। पहला बिल 15,000 रुपए का, दूसरा बिल 3 महीने का, ठीक है। वाई ने एक्सेप्ट करे और रिटर्न कर दिए बिल्स,
कह रहे हैं दोनों बिल बैंक को भेज दिए कलेक्शन के लिए, और ड्यू कोर्स में एक्स को इंफॉर्मेशन मिली है कि जो बिल था 15,000 वाला वो तो ड्यूली मेट हो गया, जो सेकंड बिल था वो डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस जो है पे करे हैं सेकंड बिल के ऊपर 500 के, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी थी एक्स की किताबों में। सब बहुत सिंपल क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, देखो बेटा, 1 अप्रैल 2024 को जब बिल बना होगा तो यहाँ पे दो बिल्स हैं। बिल वन की अगर मैं ड्यू डेट निकालूं तो इसके लिए मैं 3 मंथ्स ऐड करूंगा। 3 मंथ्स ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, मई जून जुलाई, 1 जुलाई। 1 जुलाई 2024 के अंदर बेटा आप 3 डेज ऐड करोगे तो आपकी क्या डेट आ जाएगी, 4 जुलाई 2024 आपकी डेट आ जाएगी। सेकंड बिल की बात करके चलो, अरे पहला बिल 2 महीने का था, अरे 2 महीना करो यहाँ पे, 1 जून, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 जून। और दूसरा बिल जो था वो 3 मंथ्स का था, 3 मंथ्स के बिल के लिए क्या डेट हो जाएगी, 4 जुलाई 2024। अब एक्स जो है उसने गुड्स बेचे, जब एक्स ने गुड्स बेचे होंगे तो वो क्या एंट्री पास करेगा, 1 अप्रैल 2024 को बेटा वो एंट्री पास करेगा वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, सेल्स में कितना जाएगा 25,000, और बाकी कहाँ जाएगा, आउटपुट आईजीएसटी। आउटपुट आईजीएसटी में कितना जाएगा, 25,000 का 18%। 25,000 का 18% हुआ बेटा 4500, तो ये कितना हो जाएगा 29,500। मीन्स आपका पहला बिल कितने का, 15,000 का, दूसरा बिल कितने का बेटा, 14,500 का। अब सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी मुझे बताओ। अब 1 अप्रैल 2024 को बेटा एंट्री होगी, प्लीज पूरा लिखना, बिल रिसीवेबल वन, बिल रिसीवेबल टू, टू वाई, 15,000, 14,500 और 29,500। बस बेटा ये जो पहली एंट्री करी थी ना, बस यहां जीएसटी का रोल था, इसके बाद जीएसटी का कोई रोल है ही नहीं, आपकी नॉर्मल एंट्रियां चलती हैं। अब बैंक को ये बिल भेज दिए कलेक्शन के लिए, तो 1 अप्रैल 24 को क्या एंट्री पास करेगा ये, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। टू क्या कहेगा ये, BR1, BR2, कितना, 29,500, 15,000 और 14,500। अब क्या होगा बेटा, अब पहली ड्यू डेट आएगी, पहली ड्यू डेट आ रही है, पहली ड्यू डेट कितनी कब की थी बेटा अपनी, 4 जून की थी। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा क्या हुआ था, इन ड्यू कोर्स एक्स रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक ऑन द ड्यू डेट ऑफ द रिस्पेक्टिव बिल दैट द बिल ऑफ द 15,000 हैज बीन ड्यूली मेट। अब यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट ने गलती करी हुई है। ठीक है, अब आपके इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे क्या गलती करी है देखेंगे। बेटा पहले बिल की ड्यू डेट क्या होनी चाहिए, 4 जून होनी चाहिए। जब बेटा आप इसके अंदर इंस्टीट्यूट का आंसर देखोगे ना, तो इंस्टीट्यूट ने जो एंट्री कर दी है वो किस दिन जाके कर दी है, जुलाई में जाकर। सो दैट इज अ मिस्टेक। आपकी एंट्री होगी 4 जून 2024 को। 4 जून 2024 को आप क्या एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। कितना अमाउंट, पहला बिल 7,900। 15,000 और 15,000 वाला। ठीक है, उस पर यस अगली सर। एंट्री हमारी कब होगी, अगली एंट्री होगी हमारी 4 जुलाई को। अब इंस्टीट्यूट ने, मैं बताता हूँ क्या करा होगा, इंस्टीट्यूट ने बेटा यहाँ पे 4 अगस्त करा हुआ है। ठीक है, इंस्टीट्यूट का आंसर जब आप देखोगे वहां पर उन्होंने 4 अगस्त करा हुआ है, अगेन वो भी क्या है बच्चे, टाइपिंग मिस्टेक ही है। ठीक है, या तो वो क्वेश्चन के अंदर 3 मंथ्स और 4 मंथ्स करते हैं। ठीक है, तो 4 जुलाई को बेटा आपकी अगली एंट्री पास हो जाएगी डिसऑनर की। अब 4 जुलाई को डिसऑनर की एंट्री जब पास होगी तो एंट्री क्या करनी पड़ेगी बेटा, अब यहाँ पर वाई को आप फिर से डेटर बनाओगे। ठीक है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्रेडिट हो जाएगा 14,500 से, और आपको नोटिंग चार्जेस 500 रुपये देने पड़ेंगे बैंक को, तो 500 रुपये ये, तो 14,900 वाई डेबिट हो जाएगा बेटा, सॉरी, 15,000। 15,000, 15,000, 15,000 से वाई डेबिट हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन खत्म हो गया। मुझे बताओ क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था, नो सर। बस दिक्कत पता है कहां पर आती है, बस जहां पर बच्चे ने देखा जीएसटी, बच्चा कहेगा सर ने तो हमें करवाया नहीं। मैं बताता हूँ वहाँ बच्चे का माइंडसेट क्या बनता है एकदम से, वो उसके माइंड में आएगा सर हमारे सर ने तो करवाया नहीं था बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जीएसटी, तो हमें आता ही नहीं। तो बच्चा कोशिश कोशिश भी नहीं करता, जबकि क्वेश्चन के अंदर बेटा कुछ था ही नहीं। ठीक है, चलो अब एक अच्छा सा क्वेश्चन पिक करके चलते हैं। इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द फेवरेट, आप कह लीजिए काइंड ऑफ क्वेश्चन है ये। ठीक है, सितंबर 2024 की आरटीपीपी में पूछा है, और एक बार देखना सही कि आपको कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया इंस्टीट्यूट है। मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर तो इंस्टीट्यूट का ना सिलेक्टेड से क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा पेपर के लिए कौन सा क्वेश्चन पढ़ के जाना है। देखो सही कितनी बार पूछा,
आरटीपी सितंबर 2024, आरटीपी जून 2024, आरटीपी दिसंबर 2020, बस नाम बदल दिए। आरटीपी जून 2019, सिर्फ नाम बदल दिए। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया, सिर्फ नाम बदल बदल के। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। आद्या ओड 1 लाख टू आन्या। आद्या ने बेटा आन्या के कितने पैसे देने थे? 1 लाख रुपए देने थे। 1 अक्टूबर 2023 को आद्या ने एक बिल जो आन्या ने ड्रॉ किया था फॉर द अमाउंट एट रुपीज 3 मंथ्स, वो क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। आन्या ने क्या करा? बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक से जाके, कितने में? 99,000 में बैंक से जाके बच्चे बिल डिस्काउंट करा लिया। बिफोर द ड्यू डेट आद्या अप्रोच आन्या फॉर द रिन्यूअल ऑफ द बिल। ड्यू डेट से पहले क्या क्या हुआ? आद्या आई आन्या के पास, कहती है कि भाई बिल रिन्यूअल कर दो। आन्या कहती है कि भी 50,000 रुपये तो देखो इमीडिएटली देने पड़ेंगे, साथ में इंटरेस्ट देके चलो जो भी रिमेनिंग अमाउंट है उसके ऊपर 12% पर एनम के हिसाब से 3 महीने का। ठीक है, फॉर द 3 मंथ्स एंड फॉर द बैलेंस कह रहे हैं कि 3 महीने का ठीक है कि एक बिल जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये अरेंजमेंट्स कैरिड आउट हुई। अब उसके बाद क्या हुआ? बिफोर बट आफ्टरवर्ड आद्या जो है बेटा वो इंसॉल्वेंटी हो गई, तो उससे सिर्फ 40% ही रिकवर हो पाया। कहते डेट्स को इग्नोर करके चलो, आपको अन्य की बुक्स पास करनी है, अन्य की बुक्स में एंट्रीज करनी है। करें शुरू? चलो मुझे बताओ सबसे पहली एंट्री क्या होगी? क्या लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ अन्य? यस सर। आद्या ओड करती थी अन्य को 1 लाख रुपए। 1 अक्टूबर को आद्या ने बिल एक्सेप्ट किया था, ठीक है, जो अन्य ने ड्रॉ किया था। अन्य ने बिल ड्रॉ किया था तो अन्य के लिए बिल रिसीवेबल है। यस सर। ड्रॉर कौन हो जाएगी? अन्य ना। तो बिल यस रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बोलो क्या हो जाएगा? आद्या। आद्या। यस सर। 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, पहली यस एंट्री सर। होगी। नरेशन लिख यस लोगे, सर। बीइंग अ बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, यस सर। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा? आन्या ने डिस्काउंट। बिल डिस्काउंट कराया, तो जब डिस्काउंट करवाया होगा बैंक डेबिट हुआ होगा 99 से, डिस्काउंट। डिस्काउंट डेबिट हुआ होगा 1000 से, और बिल रिसीवेबल क्रेडिट हुआ होगा कितने से? 1 लाख रुपए से। 1 लाख। ठीक है, अब कह रहे हैं बिफोर द ड्यू डेट आद्या अप्रोच अन्य फॉर द रिन्यूअल ऑफ द बिल। बेटा अब जब भी रिन्यूअल होता है आप जानते हो कि पिछला बिल पहले क्या होगा? डिसऑनर होगा, है ना। अब यहाँ पे यस डिस्काउंटेड वाला बिल अगर डिसऑनर्ड हो रहा है तो मुझे बताना एंट्री क्या करेंगे? आद्या सर। को फिर आद्या से ने डेटर आपने बनाएंगे दिया। एक यस लाख सर। रुपए से। यस सर। ठीक है, और क्रेडिट क्या करना पड़ेगा? बैंक, क्योंकि यस। बैंक तो हमसे पूरा 1 लाख रुपए लेकर रहेगा। यस सर। ठीक है, अच्छा, यस। इसके बाद मुझे बताओ क्या करेंगे? इसके बाद वो कह रहे थे कि 50,000 रुपये तो इमीडिएटली लो और साथ में इंटरेस्ट का अमाउंट भी लो। तो एक काम करते हैं ना, इंटरेस्ट पहले निकाल तो ले कितना। अब 50,000 रुपये का अमाउंट आ रहा है तो बचा कितना? 50,000। 5000। 50,000 के ऊपर 12% और 3 महीने का इंटरेस्ट, तो 1,500 का इंटरेस्ट आ जाएगा। यस सर। यानी 1,500 का इंटरेस्ट हमने लेना है, हमारे लिए क्या है? इनकम है। तो हम यस सर। कहेंगे आद्या टू इंटरेस्ट। बेटा ये हमने इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करनी है। काफी बच्चे बेटा इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री ही नहीं करते, तो आद्या टू इंटरेस्ट एंट्री हो जाएगी। अब इसके बाद आद्या से हम पैसा लेंगे। 50,000 तो हम ले ही रहे थे, प्लस साथ में इंटरेस्ट का अमाउंट भी ले रहे थे, तो बैंक टू आद्या 51,500 एंड 51,500। ठीक है बेटा, डन। यस सर। यस अब सर। क्या होगा? अब नया बिल बनाया जाएगा। अब नया बिल बनेगा 3 मंथ्स का, तो नए बिल की एंट्री पास करोगे। तो नए बिल की एंट्री क्या हो जाएगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आद्या यस सर। 50,000 और 50,000। ठीक है, अब हुआ क्या? वो इंसॉल्वेंट हो गई। इंसॉल्वेंट हो गई तो ये वाला बिल भी क्या होगा? डिसोनर। डिसोनर होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? आद्या टू बिया Adya to bills receivable. 50,000 50,000। Yes, अब यस। sir. इससे जो पैसा मिलेगा वो कितना मिल रहा है? सिर्फ 40%। तो बैंक यस अकाउंट सर। डेबिट हो जाएगा 20,000 से। बाकी के लिए और क्या two करोगे? बैड डेब्ट्स को bad डेबिट कर debts. दोगे। कितने से? यस सर। 30,000 रुपए से। और बेटा टू आद्या को क्या Yeah. कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे कितने से? यस। 50,000 रुपए से। खत्म हो गया बेटा। यस। डन, आगे बढ़ो। यस सर। मुश्किल था क्या? नो No, सर। sir. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, उसके अंदर सिर्फ अमाउंट ही अलग है, बाकी कुछ अलग नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे तो वो भी आपको सिमिलर लगेगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे वो भी आपको सेम लगेगा। इंस्टीट्यूट इस वाले चैप्टर में बेटा पूछता ही इस टाइप के सवाल है, सिर्फ अमाउंट वो चेंज कर देता है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ बच्चे। आरटीपी जून 2022 का सवाल है। 1 जनवरी 2021 को स्वप्निल ने दो बिल ड्रॉ करे, 32,000 और 50,000 के। कहेंगे जो बिल ऑफ एक्सचेंज था 32,000 वाला, कहेंगे वो 2 महीने का है, लेकिन 50,000 वाला बिल जो है वो 3 मंथ्स का है। ये बिल एक्सेप्ट कर लिया विशाल ने। तो ड्रॉर कौन बना? स्वप्निल। ड्रॉई कौन बना? विशाल। बुक्स विशाल। किसकी बनानी है? स्वप्निल की, यानी ड्रॉर की बुक्स बनानी है। ठीक है। 4 मार्च को विशाल ने रिक्वेस्ट करी कि भाई बिल रिन्यू कर दो पहले वाला, और 2 महीने के पीरियड के लिए। स्वप्निल ने कहा, एग्री कर गया। 25 मार्च को विशाल ने बिल रिटायर कर दिया, एक्सेप्टेंस ऑफ 50,000। ओके। और वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट जो था वो 500 रुपए का था। बट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल विशाल इंसॉल्वेंट हो गया, और 50 पैसा उससे रिकवर हुआ। अब यहां पर देखो क्या कौन कौन से कंसेप्ट मिक्स कर गया। एक रिटायरिंग ऑफ अ बिल अंडर रिबेट, ठीक है, और दूसरा कौन सा कंसेप्ट मिक्स मिक्स कर गया? रिन्यूअल का और इंसॉल्वेंसी का। पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग मिक्स हुई थी, डिस्काउंटिंग, रिन्यूअल एंड इंसॉल्वेंसी। तो बेटा जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं वही मिक्स मैच करके बेटा क्वेश्चन बनना है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग क्वेश्चन बन जाएगा, वही मिक्स मैच करके बेटा क्वेश्चन बन रहे होते हैं। ठीक है। तो अब इस वाले के अंदर चलो, देखो बताओ बेटा, मेरी मदद करोगे? क्या एंट्रीज करोगे? कैसे के चलोगे? सबसे पहले सर ड्यू डेट्स निकाल लें। सर यस देखो, सर। 1 जनवरी के अंदर अगर मैं 2 मंथ्स ऐड करके चलूं, 1 जनवरी 2021 के अंदर 2 महीने, 1 मार्च। 1 मार्च के अंदर 3 दिन गए इसके ऐड करके चलूं तो 4 मार्च। तो पहला ड्यू डेट है 4 मार्च का, कौन से वाले बिल के लिए? 32,000 वाले बिल के लिए। और 50,000 वाले बिल के लिए 3 मंथ्स था, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? 4 अप्रैल 2021 हो जाएगा 50,000 वाले बिल के लिए। तो पहला काम तो बेटा देखो मैंने ये कर दिया कि ड्यू डेट्स निकाल दी है। ठीक है। अब नया बिल भी हमने बनाया था 4 मार्च को, तो 4 मार्च 2021 से अगर मैं काउंट करके चलूं नए बिल की बात, जो रिन्यू हुआ था वो 2 मंथ्स के लिए हुआ था, तो आ जाएगा 4 मई। 4 मई मैं 21 के अंदर मैं ऐड करके चलूंगा बेटा कितना? 3 दिन। फिर तो आ जाएगा 7 मई 2021। तो बेटा ये मेरी क्या आनी चाहिए? डेट्स आनी चाहिए। ठीक है। मजे की बात बताऊं, मैंने ना इस चैप्टर के अंदर एक चीज ऑब्जर्व करी, जब मैं क्वेश्चन बैंक इसका ड्राफ्ट कर रहा था दोबारा। इंस्टीट्यूट ना इस चैप्टर के अंदर से वैल्यू चेंज कर रहा होता है, नाम चेंज कर रहा होता है, वो डेट तक सेम रखता है। ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर आपको ना डेट सेम देखने को मिलेंगी। ठीक है। 1 जनवरी को बेटा देखो क्या एंट्री करेगा स्वप्न, जब दो बिल बनाएगा। बी आर, वही नंबर 1 हो गया, बी आर नंबर 2 हो गया। क्रेडिट किसको करेगा? बोलो जी। विशाल को। विशाल को क्रेडिट करेगा। पहला बिल बेटा कितने का? 32,000 का। 32। दूसरा बिल कितने का? 50,000 का। टोटल कितना आ जाएगा? 82,000। पहला खत्म। यस अब सर। बेटा इसके बाद मुझे बताओ क्या होगा। इसके बाद डिस्काउंट। 4 मार्च। यस। ठीक है। इसका सीधा अगली रेलिवेंट डेट 4 मार्च ही है ना, या डिस्काउंट यस। कराया पहले उसने? डिस्काउंट वाला तो है ही नहीं यहाँ पे, सीधा अगली डेट है ही यहाँ पे 4 मार्च। यस सर। ठीक है। 4 मार्च को उसने रिन्यू, विशाल ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली कि भाई ठीक है भाई फर्स्ट बिल रिन्यू कर देते हैं। तो अगर फर्स्ट बिल रिन्यू हो रहा है तो पहले तो फर्स्ट बिल को डिसऑनर मारना पड़ेगा। डिसऑनर करूंगा फर्स्ट बिल, तो विशाल टू बी आर 1 हो जाएगा। 32। पहला बिल 32,000 वाला और 32,000 वाला। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर जो इंटरेस्ट है ना बच्चे मिल नहीं रहा है ना, यहाँ पर यस। इंटरेस्ट नहीं मिल रहा ना। अब यस अगर सर। इंटरेस्ट नहीं मिल रहा तो मैं इंटरेस्ट भी तो रिकवर करूंगा। तो अब एंट्री करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, मैं पहले इंटरेस्ट ड्यू करूं, तो मैं कहूंगा विशाल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अमाउंट निकालो कितना होगा। सर इंटरेस्ट का अमाउंट जो होगा वो बनेगा 32,000 के ऊपर। यस सर। 32,000 के ऊपर 15% और 2 महीने का। बताना कितना आ रहा है? 800। 800। 800 रुपए का इंटरेस्ट बता रहे हैं। तो विशाल टू इंटरेस्ट 800, 800 ड्यू कर दिया। ठीक है। अब मैं नया बिल बनाऊंगा, तो मैं कहूंगा बी आर, ये हो गया थर्ड, टू विशाल। कितने से? 32,800। 32,800। एक तरीका ये है।
दूसरा तरीका, बिल बनाओ 32,800 का, 32,000 रुपये जो रिन्यू वाला, और बाकी 800 रुपये इंटरेस्ट के अंदर सीधा क्रेडिट कर दो। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों के मार्क्स मिलेंगे, बेफिक्र रहो। ठीक है, बट सर आपका सजेशन क्या है? मैं कहूंगा ये करके आना पेपर में, इंटरेस्ट पहले ड्यू करना, फिर एंट्री करना। ठीक है, चलो। इसके बाद बेटा चलता हूँ, अगली रेलिवेंट डेट क्या, 25 मार्च। अब 25 मार्च को जो दूसरे वाला बिल था उसने पहले आके पेमेंट कर दी, तो बैंक अकाउंट डेबिट। मेरे को डिस्काउंट या रिबेट दे रखा था, यस तो सर। डिस्काउंट भी लिख सकते हो, रिबेट भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। डिस्काउंट और रिबेट अकाउंट डेबिट टू क्या करूंगा कार। इस बार? बी बैंक। आर टू, 50,000, 49,500, 500 हो गया। यस इसके सर। बाद मुझे बताओ अगली अगली डेट क्या आएगी रेलिवेंट? अगली रेलिवेंट डेट बोलो बच्चों। अगली रेलिवेंट डेट अब 7 मई है। यस सर। 7 मई सर। 7 मई को क्या होगा? वही इंसॉल्वेंसी वाला केस हो गया। तो जो दूध नहीं रिन्यूड बिल था उसको डिसओनर मारना पड़ेगा। डिसओनर करूंगा तो विशाल अकाउंट डेबिट टू बी आर एंट्री हो जाएगी। कितने से? 32,800 से 32,800 से। ये एंट्री पास कर दोगे? ठीक है। यस सर। फिर इसके बाद मुझे बताओ क्या एंट्री पास करोगे सर? सर इसका उसने बोलता कि 50 पैसा इन रुपी उससे रिकवर हो रहा है। बैंक तो बेटा यहाँ अकाउंट। पर यहाँ पर चाहो तो सेपरेट एंट्रीज, चाहो तो सिंगल एंट्री। सेपरेट एंट्री बैंक। कैसे सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू विशाल, देन बैड डेबिट टू विशाल। सिंगल एंट्री बैंक डेबिट बैड डेबिट डेबिट टू विशाल। कार। ठीक है। यस सर। कितना अमाउंट? 16,400, 16,400, 32,800, खत्म। ठीक है, बताओ यस मुश्किल सर। था क्या? नो सर। ये भी 7 मई को। चलो सर अगला क्वेश्चन देखें कौन सा करवाया जाए आप लोगों को। और बेटा जो अकोमोडेशन वाले बिल सिंगल एंट्री वाले क्वेश्चन से आप लोग डर रहे हो ना, मैं आपको बताता हूँ वो वाले ना, अगर आप क्वेश्चन उठा के देखोगे, सिर्फ नाम चेंज करते हैं, बाकी चीजें सेम ही रहती है मोर और लेस। चलो, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है एक। ठीक है, है तो देखो वही चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंट है, बट चलो स्टिल वी कैन टेक अप दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका बेटा पास्ट पेपर दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। बेटा इस चैप्टर में रेपिटेशन आपको काफी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बेटा हम लास्ट क्वेश्चन रख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको अकोमोडेशन बिल का जो है ना आपकी बुक से एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, वही जॉर्ज वाला। फिर जॉर्ज वाले क्वेश्चन के बाद बेटा हम जो है सिंगल एंट्री वाले क्वेश्चन कर लेंगे। ये बेटा आपका दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है, पास्ट पेपर। चलो ट्राई करो बेटा जरा, ये क्वेश्चन शुरू हो जाओ। दिए 7 से 8 मिनट। अब आपको इसके अंदर ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री पास करनी है एक ही किताबों में। ठीक है, लगाओ जरा, 7 मिनट लगाओ, 8 मिनट लगाओ, शुरू करो। चलिए बेटा, दिसंबर 2021 पास्ट पेपर आप लोगों को करने के लिए दिया था। बेटा ड्यू डेट्स में मान के चल रहा हूँ आप सभी ने निकाल ली होगी, तो आई विल डायरेक्टली जंप टू द एंट्रीज थिंग। बेटा 12 मई को गुड्स बेचे ए ने बी को 36,470 के। ठीक है, तो बेटा 12 मई को क्या एंट्री करेगा ए अपनी किताबों में? वो कहेगा बी टू सेल्स। किस अमाउंट से? 36470 एंड 36470, राइट। उस पर दो बिल बनाए हैं, एक 16,470 का 1 महीने का, और एक 20,000 का। तो इसी दिन बेटा मैं एक और एंट्री पास करूंगा, वो हो जाएगी BR1, BR2 टू बी, 16,470, 20,000 और 36,470 के। ठीक है, उस पर बेटा अगली एंट्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5 जून को। 5 जून को दोनों बिल बैंक को भेज दिए कलेक्शन के लिए। ठीक है, तो 5 जून को जो है बिल भेजे कलेक्शन के लिए, तो एंट्री हो जाएगी बेटा बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू BR1 टू BR2, 36,470, 16,470, 20,000। ठीक है, अच्छा उसके बाद उसने बोला है बी, बट ड्यू टू सम टेम्परेरी डिफिकल्टीज बी फेल टू ऑनर द सेकंड बिल ऑन द ड्यू डेट। सेकंड बिल करेंट ड्यू डेट पे ऑनर नहीं कर पाएंगे,
एंड द बैंक हैड टू पे 20 एज नोटिंग चार्जेस, और बैंक को जो है वो 20 नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे, और उस पर लिखा होता कि फर्स्ट बिल ड्यूली मेट हो रहा है। अच्छा, 12 मई को अगर बिल बनाया, तो 12 मई से एक महीना 12 जून, 12 जून में 3 दिन ऐड करूंगा 15 जून, तो 15 जून को पहली बेटा एंट्री होगी अगली। 15 जून को पहला बिल जो मेट हो गया उसकी एंट्री पास करेंगे। तो 15 जून को एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा, और बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। 16,470 एंड 16,470। चलिए बेटा, अगली एंट्री मुझे बताओ अब क्या होगी। सर अगली एंट्री की बात करके चलें, तो अब हमारा सेकंड बिल जो है वो ड्यू डेट पे ओनर नहीं हो पाएगा, है ना। सेकंड बिल की ड्यू डेट निकालो जरा। सर कितने टाइम का बिल था, 3 मंथ्स का। 12 मई, 12 जून, 12 जुलाई, 12 अगस्त। 12 अगस्त में 3 दिन ऐड करूं, 15 अगस्त। 15 अगस्त पब्लिक हॉलीडे। तो बेटा मेरी एंट्री किस दिन हो जाएगी फिर, 14 अगस्त को। 14 अगस्त को मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, ये बी को फिर से डेबिट करेगा, डेटर बनाएगा, ठीक है। बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्रेडिट हो जाएगा, किस अमाउंट से, 20,000 से। और नोटिंग चार्जेस थे वो इससे रिकवर करने हैं, तो वो बैंक के थ्रू हमें पे करने पड़ेंगे चार्जेस, तो 20 के चार्जेस वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20,020। इसके बाद बेटा मुझे नेक्स्ट बताओ क्या होगा। 16 अगस्त को एग्री करा ए और बी ने कि बिटवीन दैट बी वुड इमीडिएटली पे 8,020 इन कैश एंड accept a new bill for 3 months which included interest for the postponement of the part payment of dishonored bill, ठीक है। 8,020 रुपये इमीडिएटली कैश में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन 16 अगस्त को बेटा वही है, 8,020 जो कैश में आ रहे हैं, पहले चलो उसकी एंट्री कर देते हैं। तो ये आ गया कैश टू बी, 8,020, 8,020। अब क्या करूंगा, 12,480 रुपए का नया बिल बन रहा है ना। अब जो 12,480 का नया बिल बेटा बन रहा है, उससे पहले इंटरेस्ट ड्यू कर दूं मैं। तो हम एक एंट्री पास कर दें कि बी से इंटरेस्ट लेना है, तो बी टू इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा सोच के बताओ, 20,020 में 8,020 ये बया, तो बचा कितना, 12,000। लेकिन बिल बिल कितने का बनेगा, 12,480 का। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा, 480। 480 का इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, 16 अगस्त को नया बिल बनेगा, विच इज योर बिल रिसीवेबल 3, बिल रिसीवेबल बिल टू बी, 12,480, और 12,480 का बिल बन गया, ठीक है। चलो इसके बाद क्या बोला उसने, ए ने इमीडिएटली नया बिल कलेक्शन के लिए भेजा। चलो नया बिल कलेक्शन के लिए भेजा, तो बेटा इसी दिन एंट्री क्या हो जाएगी, बिल फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू BR3, 12,480 और 12,480, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा मुझे बताओ नेक्स्ट क्या होगा। ए इमीडिएटली सेंट न्यू एक्सेप्टेंस टू इट्स बैंक, हो गया। 1 अक्टूबर को बी ने अप्रोच करा है ए को रिटायरमेंट ऑफ बिल के लिए, तो 1 अक्टूबर को बेटा क्या एंट्री पास कर डालोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। 12,240, 240, 12,480। बोलो बेटा हो गया क्वेश्चन। सर इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया आपने? बेटा इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट करा, बच्चे देखो टोटल अमाउंट 20,020 का बन गया था। 20,020 में से 8,020 जो है वो कैश में आ गया, तो आपके पास कितना बचा, 12,000। नया बिल कितने का बन रहा है, 12,480 का। तो इनका जो डिफरेंस होगा बेटा 480, वो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। ओके सर। डन बच्चों। यस बेटा सर। आपका ये कंसेप्ट बच्चे आपका खत्म हो गया। ओके सर। डन बच्चे। ओके सर। चलो बच्चों, आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बेटा कंसेप्ट पूरा हो चुका हुआ है, अकोमोडेशन बिल बचा हुआ है, ठीक है। यस सर।
तो बेटा अकोमोडेशन बिल के क्वेश्चंस के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देते हैं, ठीक है। सो इस सेशन को हम यहीं रख रहे हैं, अकोमोडेशन बिल का मैं एक और वीडियो आपके लिए बना देता हूँ, ठीक है। नई वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों।